Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry from KL Mehta, दयानंद कॉलेज फरीदाबाद। और आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे वंडर वाल फोर्सेस यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का एक टाइप। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, वंडर वाल रिपल्सिव फोर्सेस and few examples describing applications of या हम कह सकते हैं significance of van der Waal forces। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर van der Waal forces। van der Waal forces में सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक एटम है जो कि आप जानते हैं जो इनर्ट गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, मीन्स सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन एज वी मूव फ्रॉम हीलियम टू ज़ीनन वी सी नियॉन का साइज इससे बड़ा होता है। नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद ज़ीनन। जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि इनको लिक्विफाई करना आसान है। मीन्स कि अगर हम सारे हीलियम के मॉलिक्यूल एटम्स को कंप्रेस करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट कंप्रेस्ड और गेट इट लिक्विफाइड। लेकिन ज़ीनन के केस में इसको लिक्विफाइड करना आसान था। तो यहीं से साइंटिस्ट ने सोचा कि जब ज़ीनन को बहुत पास पास लाने के बाद इसमें किसी न किसी तरीके का फोर्स डेवलप किया जा सकता है कि ये लिक्विफाई हो सकता है। देखो लिक्विड में क्या होगा, सारे एटम्स पास पास होंगे। तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की सोचने की कि इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स हो सकता है, जिसे उन्होंने नाम दिया van der Waal फोर्स का। van der Waal फोर्स अभी आप केवल एक टाइप का जानते हैं। एक्चुअली van der Waal फोर्स 5 टाइप्स के होते हैं जिनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। तो यहाँ से van der Waal की शुरुआत हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि van der Waal फोर्स एक्चुअली कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड मेटेलिक बॉन्ड, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फिफ्थ वन इज van der Waal फोर्स या van der Waal बॉन्ड। तो ये जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज हैं इनको हम प्राइमरी बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि पहले एटम और एटम जब पास पास आते हैं तो उनके बीच में ये वाला बॉन्ड बनता है। जब ये वाले इन 3 में से कोई से एक टाइप का बॉन्ड बन चुका होता है उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो ये दोनों में से कोई एक टाइप का बॉन्ड उनमें बनता है जिसको हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग में। तो आपका जो van der Waal फोर्स वाला टॉपिक है इसको हम सेकेंडरी फोर्सेस में काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि van der Waal फोर्स एक्चुअली कैसे जनरेट होता है या ओरिजिनेट होता है और ये क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज ये एक एटम है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और आसपास क्या है, चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम ऐसा माने कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को जो कि चारों डायरेक्शन में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है तो यहाँ से इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या जा रहा है, अनकवर्ड। ये अनकवर्ड है तो ये अपने जो नेबरिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी थोड़ा सा अट्रैक्शन दे सकता है। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर है और यहाँ पे कोई और एटम है उसका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को फील कर सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि टेम्परेरी कुछ सेकंड के भी बहुत ही फ्रैक्शन पार्ट के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर है इट कैन फील अट्रैक्शन फ्रॉम दिस एटम एंड दिस न्यूक्लियस कैन जो है अपना इलेक्ट्रॉन अपना अट्रैक्शन दे सकता है इस इलेक्ट्रॉन को। तो देखो इसमें पार्शियली क्या हो सकता है,
अट्रैक्शन हो सकता है। ये परमानेंट नहीं था, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। आफ्टर दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन अब इधर आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनकवर्ड रहेगा इसके सामने, और बल्कि यहाँ से क्यों, यहाँ से भी अनकवर्ड रहेगा, यहाँ से भी अनकवर्ड रहेगा। तो ये क्या करेगा, इधर अगर कोई न्यूक्लियस एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो इनके बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जब इधर आ जाएगा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड रहेगा, लेकिन यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कवर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में अब क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये अपने आप, अगर ये इसके अट्रैक्शन से थोड़ी सी देर के लिए रुका भी था तो अब ये क्या होगा? वापस चल पड़ेगा, क्योंकि इसको रिपल्शन मिल जाएगा। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करता हुआ इधर आएगा तो अब ये वाला फोर्स क्या होगा, जो इनके बीच में था, वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे अब वापस से पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड है तो ये इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसको अपना अट्रैक्शन दे सकता है। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो वो इधर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसको रिपल्शन देगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि इंस्टेंटली या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसमें एक पोलराइजेशन इंड्यूस्ड हुआ। कैसे इंड्यूस्ड हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा माइनस चार्ज आ गया और इधर क्या आ गया था, इस पे हल्का सा इस एंड पे पॉजिटिव, बल्कि वो पॉजिटिव इधर भी था और इधर भी था। तो ये चारों डायरेक्शन में पॉजिटिव था, केवल एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या था? नेगेटिव था। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जहां पहुंचता है वहां पे नेगेटिव और बाकी के पोर्शन पे क्या रहता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये जो पोलराइज्ड हुआ, इसने अपने साथ वाले एटम में, इधर साथ वाले एटम में, इसमें और इसमें क्या किया? इंड्यूस्ड कर दिया था पोलराइजेशन, जिसके कारण इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो गया था। और जो उस अट्रैक्शन के कारण इनको पास पास लाना क्या हो गया था? पॉसिबल हो गया था। इनको लिक्विफाई करना आसान हो गया था। तो अब आप ये देखो कि जिसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मीन्स जिसका साइज बड़ा होगा, ये एक छोटे साइज का है हीलियम और जीनन क्या है? बड़े साइज का है। तो ये जल्दी से पोलराइज हो सकता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पे इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या होल्ड कम है। तो ये नेबरिंग से जल्दी से अट्रैक्ट हो सकता है, पोलराइज्ड हो सकता है। जबकि इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली इसके साथ होल्ड है, टाइटली जुड़े हुए हैं, इनको पोलराइज्ड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको लिक्विफाई करना मुश्किल और इसको लिक्विफाई करना आसान होता है। तो आपने देखा दो एटम्स के बीच में जो कि नॉन पोलराइज्ड थे, उनके बीच में मतलब टेम्परेरी एक पोलराइजेशन हुआ और उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। उसी अट्रैक्शन का नाम क्या था? वैन वाल फोर्स। सिमिलरली आप एटम की जगह क्या ले सकते थे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों ए हैं। ए मीन्स ये A2 टाइप का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है जिसको आप लिख सकते हो A2। अब देखने में तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये पॉजिटिव सेंटर में है, इधर ये पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस। लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो क्या होगा? इसका यहां से पॉजिटिव चार्ज नेचुरली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अब अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां से अनकवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे आप फील करेंगे वेरी वेरी लेस या माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा? माइन्यूट नेगेटिव चार्ज। अब ये माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज्ड कर सकता है, मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये एक से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो जाता है।
पोलराइजेशन। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पीछे भी कोई और मॉलिक्यूल होता तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रुका थोड़ी है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये मूव करता हुआ जैसे ही इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आ जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और ये अपने नेक्स्ट में क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाले फोर्सेस डायरेक्शन लेस होते हैं, मीन्स चारों तरफ अपने आप बनते रहते हैं और अपने आप ही ब्रेक होते रहते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो कि नॉन पोलर एटम्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्स कहते हैं। और ध्यान दो कि इसमें भी कौन से, क्या इन दोनों एटम्स के बीच में या इन दोनों एटम्स के बीच में, नहीं, ये ऑलरेडी क्या है, प्राइमरी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में है। लेकिन इनके जो नेबरिंग एटम्स हैं, मीन्स ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इनके ये दोनों नेबरिंग एटम्स, इन दोनों नेबरिंग एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होता है, उस अट्रैक्शन का नाम होता है वंडर वाल फोर्स। तो यहां ध्यान दो, आप कह सकते हो अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स। टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। अभी जो हमने डिस्कस किया वो केवल एक टाइप के वंडर वाल फोर्स थे। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। फर्स्ट वन होता है ओरिएंटेशन फोर्सेस। ओरिएंटेशन फोर्सेस को सबसे पहले 1912 में कीजम ने डिस्कवर किया था या उनको स्टडी किया था, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डाइपोल और डाइपोल मीन्स एक मॉलिक्यूल ए बी जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम नहीं है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल ए बी, इसमें भी क्या है, एक की नेगेटिविटी कम और दूसरे की नेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब आप ध्यान दो कि ये जो शेयर्ड पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो एक के ऊपर सपोज इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव मीन्स एक यूनिट से कम चार्ज होगा, और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव जब इस नेगेटिव के पास आएगा तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, वीक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इस अट्रैक्शन का नाम ही क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। कि एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी पोलर है उसमें 2 डाइपोल है, और दूसरा मॉलिक्यूल वो भी क्या है, पोलर। तो ओरिएंटेशन फोर्सेस हम इसको क्यों कहते हैं, इस वाले अट्रैक्शन को, क्योंकि ये इसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि बी के पास ए ही आना चाहिए दूसरे मॉलिक्यूल का। अगर बी के पास बी आ गया तो ये वाला फोर्स नहीं होगा, अब यहाँ रिपल्शन हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये ए के पास बी और बी के पास ए आता है तो ये इस सिचुएशन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मॉलिक्यूल, और अगर ये बी के पास बी या ए के पास ए आ जाए तो ये स्टेबिलिटी फील नहीं करते। तो इसीलिए इस फोर्स को हम कहते हैं ओरिएंटेशन फोर्स, और इसको हम, इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने ले लिया HBr और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, HBr, तो दोनों की नेगेटिविटी अलग अलग है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उसका नाम होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट इज आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स में क्या होता है कि एक
मॉलिक्यूल की जगह हम लेते हैं आयन। अब आयन क्या, उसके ऊपर पूरा 1 यूनिट या 2 यूनिट चार्ज हो सकता है। जैसे आपने ले लिया क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड या हाइड्रोजन प्लस आयन भी ले सकते हैं, माइनस आयन भी ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया ये क्लोराइड, तो इसके ऊपर पूरा -1 चार्ज है, लेकिन साथ में आपने ले लिया HCl। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर H और ये Cl, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। आप ले सकते थे Br, यहाँ पे H और ये भी Br। तो इस Br माइनस और इस पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? आयन डाइपोल। अब ये भी क्या है, क्योंकि ये पोलर था, डाइपोल था और ये आयन था। अभी आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप H+ आयन ले लो और H+ आयन के साथ आप लिख सकते हो BrH। तो यहाँ पे Br नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आप दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं। Br- के पास ही H+ आना चाहिए। H की डायरेक्शन में अगर H+ आ गया तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ Br- के पास H+ आना चाहिए, अगर Br आ जाएगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए ये दोनों कैटेगरी ओरिएंटेशन फोर्सेस में कहलाती हैं, जिनकी स्टडी 1912 में कीजम ने की थी। नेक्स्ट इज इंडक्शन फोर्सेस। इंडक्शन फोर्सेस में हम एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे नॉन पोलर। जैसे आपने ले लिया ब्रोमीन, तो यहाँ दोनों ही एटम सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं और इसमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं है, लेकिन इसके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल जैसे HBr ये आ गया। तो अब इसमें क्या है? पोलराइजेशन है, परमानेंट पोलराइजेशन है। एक मॉलिक्यूल डाइपोल है ये वाला, दूसरे में क्या होगा, जिसमें नहीं था उसमें ये H+। अब क्या करेगा, सपोज ये H+ की साइड से आया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेगा, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड रहेगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट करेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं इंडक्शन फोर्सेस। क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल डाइपोल था, लेकिन इसने दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड कर दिया। और इंड्यूस कैसे किया? अपने फेवर में, कि H+ ने अपने फेवर में यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया। और अगर ये रिवर्स डायरेक्शन से आता, यानी कि Br इधर और H इधर रहता, तब क्या होता कि ये Br इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता ब्रोमीन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आते, साथ में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड रहता और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता। इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आता, ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते, यहाँ पे क्या हो जाता, पॉजिटिव, तो ये हो जाता पार्शियल नेगेटिव। तो देखो इसमें इंड्यूस्ड हो गया, किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में। और अगर ये नहीं आता इसके पास, तो यहाँ पे कोई भी इंडक्शन नहीं होता। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इंडक्शन फोर्सेस की कैटेगरी में। और इनकी स्टडी सबसे पहले 1920 में डिबाई ने की थी। और नेक्स्ट इसकी कैटेगरी होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, कि यहाँ आप एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर लेंगे और दूसरा आप पोलर मॉलिक्यूल की जगह आप लेंगे आयन। जैसे आपने ले लिया Br2, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पास एक आयन पास में आ जाए, जैसे H+ आ जाए, तो ये H+ क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अपने फेवर में अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। फिर ये पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस एटम के अंदर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मीन्स पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज दूर जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसके क्लोज आएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इसे हम बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इंडक्शन फोर्सेस की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ आप H+ की जगह
क्या ला सकते थे पास में, Br नेगेटिव। ये पूरा एक आयन है जिसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे करेगा ब्रोमीन में, इसके माइनस को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इस एटम के इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस एटम के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस पार्शियल पॉजिटिव और इस आयन के बीच के अट्रैक्शन को हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो होती है डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस, जिनको सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में स्टडी किया था। और इसमें केवल एक ही कैटेगरी होती है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या मीनिंग है इसका, कि आपका जो पहला मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, नॉन पोलर है। तो अब आप सोचेंगे नॉन पोलर में कैसा अट्रैक्शन हो सकता है या कैसे हो सकता है। तो देखिए कि जैसे मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर बताया था, सेम वे में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन इस जगह है तो मीन्स वो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो यहाँ तीनों साइड पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड होगा। फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस, इस ब्रोमीन या जो भी एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रुक भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपने कंसीडर किया कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही आ गया। मीन्स जब वो मूव कर रहा है तो एट ए टाइम वो एक ही जगह पे हो सकता है, तो बाकी की सारी जगह पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे जब वो यहाँ है तो यहाँ पूरे पे पॉजिटिव, फिर जब वो यहाँ है तो इस पूरी साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है, उस दौरान ये मॉलिक्यूल इसके पास आ जाए तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो इस पूरी साइड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर जब यहाँ नेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, इस साइड दिस वे नेगेटिव, दिस वे पॉजिटिव, इसमें दिस साइड नेगेटिव, दिस साइड पॉजिटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। और इस स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, लंदन फोर्सेस के नाम से जानते हैं या डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। और इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहते हैं। अब ध्यान दो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन रुका तो नहीं था, इट वॉज इन मूविंग कंडीशन। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा तो अब यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये बॉन्ड अपने आप ही ब्रेक भी हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। तो ये अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे आपने देखा था जब ये इलेक्ट्रॉन इधर था, यहाँ पॉजिटिव था, ये अपने पीछे वाले को कर सकता है, ये इस तरह से नीचे। तो ये ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपने आप ही बनते रहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ दूसरी जगह पहुंचता है, ये अपने आप ब्रेक भी हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो अभी क्योंकि इसने, इस पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन को रोक रखा था, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये बॉन्ड चारों डायरेक्शन में, डायरेक्शन लेस होते हैं, ये अपने आप ही बनते रहते हैं और अपने आप ही ब्रेक होते रहते हैं। रादर इन बॉन्ड्स को हम यूनिवर्सल बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल मीन्स पूरे यूनिवर्स में ये वाले बॉन्ड्स तो होते ही होते हैं। जैसे मैं आपको इसके छोटे से एग्जांपल केमिस्ट्री से हटके भी दे सकती हूँ कि इस समय मैं जो बोर्ड पे लिख रही हूँ
मैंने देखा इस पेन से मैंने बोर्ड पे लिखा तो इंक और बोर्ड के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, वीक बॉन्ड बना, वंडरवाल बॉन्ड बना। और जैसे ही मैंने इसको ऐसे रब किया ये तुरंत रब भी हो जाता है। तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो सिर्फ इतनी सी ही होती है कि आपने जरा सी एनर्जी दी और ये ब्रेक हो गए। तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इट इज ऑलमोस्ट 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो कितने वीक होते हैं। इसका और एग्जांपल देख सकते हैं कि जब आप बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चॉक से लिखते हैं तो व्हाइट चॉक से लिखने में भी क्या होता है, चॉक उस बोर्ड के साथ चिपक जाती है। तो कौन से बॉन्ड बनाती है वो, वंडरवाल फोर्स बनाती है। और जैसे ही आप उसको डस्टर से रब करते हो वो देखो वहां से हटके नीचे गिर जाती है। और अगर आप उसको रब ना करो तो क्या वो बोर्ड के ऊपर परमानेंटली चिपकी रहेगी बॉन्ड बना के, नहीं। आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे वो फेड होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि चॉक ने बोर्ड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया था, वंडरवाल, और वो अपने आप क्या था, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक मॉलिक्यूल उसका ब्रेक होता रहेगा। क्योंकि जब बॉन्ड बना था तो वो ब्रेक भी होगा, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो जब वो ब्रेक होगा तो धीरे धीरे वो चॉक नीचे गिरती रहती है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो। या जब आप चॉक से लिखते हैं तो कुछ चॉक के मॉलिक्यूल्स आपके हाथ के ऊपर भी आ जाते हैं और आप जरा सा बस झाड़ते हो, इतनी सी एनर्जी सफिशिएंट होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। या कभी कभी आप बुक्स को रख देते हो तो बुक्स के जो पेज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। कौन से बॉन्ड से चिपक जाते हैं, वो चिपकते हैं वंडरवाल फोर्स से। और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा शेक करते हो, हिलाते हो, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हो बहुत लंबे टाइम के लिए तो उनके बीच में भी क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। आप पॉलिथीन को फोल्ड करके रख देते हो तो उसको खोलना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, तो उसके बीच में भी क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया सब्सटेंसेस के बीच में जो टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, वंडरवाल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन क्या ये सब्सटेंसेस के अलावा लिविंग बीइंग्स में भी हो सकती है? यस, कि हम जब पूरी दुनिया में मूव करते हैं तो हम किसी से 1 मिनट के लिए मिलते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रेवल हम 2 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन के लिए मिलते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं। जो बॉन्ड शायद बस से उतरने के बाद या ट्रेन से उतरने के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि हमने इसके साथ बॉन्ड बनाया था, हमने कितने लोगों के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाया होगा और ब्रेक किया होगा। तो दैट इज कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। और क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बॉन्ड। आप देखते हो बाहर धूल मिट्टी उड़ती है और वो आके अपने आप चीजों से चिपक जाती है, आपको ग्लू लेके चिपकाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चिपकती है। तो कौन से बॉन्ड से चिपकती है, वो वंडरवाल बॉन्ड से। फिर उसको हटाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक डस्टर लगाना होता है, अपने आप वो धूल मिट्टी हट भी जाती है। तो इस तरीके से इन बॉन्ड्स को हम यूनिवर्सल बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पाए जाते हैं। These are few examples. You have to tell which type of van der Waals force will operate among them. कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन both are non-polar, तो induced dipole, induced dipole. हाइड्रोजन हाइड्रोजन both are non-polar. Induced dipole, induced dipole. This one is iron, this one is non-polar. तो क्या होगा, iron induced dipole. फिर ये क्या है, डाइपोलर, और ये non-polar. तो क्या होगा, डाइपोल induced dipole. डाइपोल डाइपोल, इसके बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर यहाँ आयन है और ये डाइपोल है, तो आयन डाइपोल। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम में इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। NO, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें क्या होगा, ये ऑलरेडी डाइपोलर है, ये भी पोलर है, तो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें ये नॉन पोलर है लेकिन ये आयन है, तो क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट ये CH4 नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हल्का सा पोलर होता है, मैंने अभी बताया था डाइमिथाइल ईथर। तो सिमिलरली यहाँ होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें क्योंकि pH3 में दोनों की नेगेटिविटी बराबर है तो इसीलिए ये होगा इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड, ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। नेक्स्ट CH2
H2 सॉरी S-2 एंड H2S, तो आयन, और ये क्या है, डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, वो पोलर है या नॉन पोलर है, आयन है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में इंटरेक्शन को पहचानने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। Explain bonding between following pairs HBr and HBr, bromine and bromine, bromine and iodine. Write note on London forces. Question number 3. Arrange in the increasing order of boiling point. Propane, butane, pentane. B. Neopentane, isopentane, normal pentane. C. Helium, neon, argon, krypton. D. HF, HCl, HBr, HI. I, Beena Sethi, pay thanks to you for watching this lecture. Thank you. All the best.